3.128 पेज है. दिस इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, LAC, 3.128 पेज पर. और शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में मैं डिफरेंस बता दूं. शॉर्ट रन के पीरियड में क्योंकि हमने माना था कि कुछ ना कुछ फिक्स रहता है, तो जितनी भी फिक्स्ड एक्सपेंस कंसीडर करे जाते हैं वो शॉर्ट रन में किए जाते हैं. अगर मैं बोल रहा हूँ कि देयर इज समथिंग फिक्स कॉस्ट, तो आप बोलेंगे शॉर्ट रन है. क्योंकि लॉन्ग रन में आपकी सैलरी भी फिक्स नहीं रहती, क्योंकि आप एक्सपेंशन मोड में रहते हैं हमेशा, तो हमेशा चेंज होती रहती है कि इट कीप्स ऑन चेंजिंग. तो जो भी अगर फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है कहीं पर भी, तो इसका मतलब आप कौन से रन में, शॉर्ट रन. लॉन्ग रन में हमेशा केवल किन के बारे में बात होती है, वेरिएबल कॉस्ट. ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल. चेंज तो होंगी ही होंगी. सर रेंट तो चेंज नहीं होगा, क्यों? मैं लॉन्ग रन में वो दूसरी बिल्डिंग लूँगा, फिर तीसरी लूँगा, फिर चौथी लूँगा. अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियों के डाटा उठाएंगे तो हर साल रेंट में चेंजेस आ रहे होंगे, सैलरियों में चेंजेस आ रहे होंगे, क्योंकि उनके पास एक्सपेंशन करने के लिए पैसा है. वो बात अलग है. यूनिट वाइज चेंज नहीं होगा. तो वेरिएबल में हमने बताया यूनिट वाइज चेंज होना जरूरी भी नहीं है, लेवल वाइज भी चेंज हो सकता है. तो इसलिए सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है. अगर हम कभी भी फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं शॉर्ट रन की. और अगर हम कह रहे हैं टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट, तो लॉन्ग रन है. पहला ही तो ये पॉइंट रहेगा ही रहेगा. अब लॉन्ग रन से पहले मुझे ये बताना पड़ेगा शॉर्ट रन में क्या होता है. देखिए शॉर्ट रन में क्या है, मान लीजिए ये 3 बच्चे जो आगे बैठे हैं ये शॉर्ट रन वाले हैं. शॉर्ट रन का मतलब इनके पास कुछ ना कुछ लिमिटेशन है, इतना फंड नहीं है कि ये चीज़ों को चेंज कर पाए. जो है अवेलेबल उसी को यूज करेंगे ये. तो इनका नाम रख देते हैं ABC. तो A के पास 10,000 यूनिट की मशीन है और इतना पैसा नहीं है कि ये चेंज कर पाए. B के पास 50,000 यूनिट की मशीन है और C के पास 1 लाख यूनिट की मशीन है. ठीक है, तीनों अलग अलग लोग हैं, तीनों चेंज कर नहीं सकते. तो इसका मतलब ये तीनों किस में है, शॉर्ट रन में. अब A ने देखा A का जो बेस्ट आउटपुट आएगा, बेस्ट आउटपुट मतलब जहां इसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, जहां ये ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करेंगे, से वो है 9,000 यूनिट्स. भले ही कैपेसिटी 10,000 यूनिट है, बट हर चीज बिल्कुल कैपेसिटी पे नहीं चलाई जाती. तो इन्होंने कहा 9,000 यूनिट अगर मैं बनाऊंगी तो मिनिमम कॉस्ट आएगी मेरी. B ने कहा अगर ये 9,000 पे मिनिमम कर रही है तो मैं भी 9,000 बना लेती हूँ, क्या ये सही रहेगा? इनकी कैपेसिटी थी 10,000 यूनिट, इसकी है 50,000 यूनिट और C की है 1 लाख यूनिट्स. तो B भी क्या A की देखा देखी 9,000 यूनिट बनाए. अगर 9,000 यूनिट बनाएगा तो बहुत ही अंडर यूटिलाइजेशन होगा. तो कॉस्ट कैसी आएगी अंडर यूटिलाइजेशन पे, पर यूनिट बहुत ज़्यादा. जब आप यूनिट कम बनाएंगे तो कॉस्ट आपकी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी. भाई चलाने की पावर उतनी लगेगी, सुपरवाइजर की सैलरी उतनी लगेगी, लेबर की कॉस्ट उतनी लगेगी, और उसमें यूनिट कम बनेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगी. सो जो इसका ऑप्टिमम है वो इसका नहीं हो सकता. इसने से 48,000 यूनिट्स बनाए तो इसकी मिनिमम कॉस्ट आई. C क्या करे, 9,000 बनाए या 48,000 बनाए? C कहेगा भाई मैं अपने अकॉर्डिंग बनाऊंगा. उसने अपने हिसाब से बनाए, से 98,000 यूनिट्स बनाए, कुछ भी हो सकता है. यानी शॉर्ट रन में हर एक का ऑप्टिमम आउटपुट डिफरेंट होगा, बिकॉज शॉर्ट रन इंडस्ट्री बेस्ड नहीं चलेगा, आपकी कैपेसिटी बेस्ड चलेगा. इंडस्ट्री बेस्ड कब चलते हैं, जब हमारे पास इतना पैसा है कि हम इंडस्ट्री में किसी भी लेवल को रीच कर सकते हैं. तो मुझे देखना पड़ेगा इंडस्ट्री का बेस्ट लेवल क्या है. लेकिन अगर मुझ में इतना पैसा ही नहीं है कि मैं इंडस्ट्री को मैच कर पाऊँ, तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मेरी कैपेसिटी क्या है. यानी अपनी चादर के हिसाब से ही पैर करने पड़ेंगे, जो भी होता है वो एक कहावत है. ठीक है, तो
सो आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी और सी ये तीनों का ऑप्टिमम अलग अलग होगा। तो इन शॉर्ट रन हर एक फर्म अपना ऑप्टिमम आउटपुट डिसाइड करती है अकॉर्डिंग टू इट्स कैपेसिटी। इन लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री डिसाइड किया जाता है। तो हम फिगर नंबर देखते हैं 11, पेज नंबर 3.129। इसके नीचे लिखा है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। एवरेज कॉस्ट यू शेप्ड होते हैं, तो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट, अब ये तीन दिए हैं, एसएससी 1, एसएससी 2, एसएससी 3। तीन क्यों दिए हैं? क्योंकि हर एक का अलग अलग लेवल है। हाँ, तीनों लोग अलग अलग है ना, 3 लोग हैं, 4 लोग होंगे, 5 लोग होंगे, 6 लोग होंगे, हर एक का कॉस्ट अलग अलग तरीके का होगा, क्योंकि हर एक का कैपेसिटी डिफरेंट है। दे कैन नॉट मैच द कॉस्ट ऑफ अदर्स। लेकिन अगर हम तीनों पे इतना पैसा हो इन तीनों पे कि ये कितना भी कर सकते हैं, तो ये कौन से रन में आ गए? लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में इन तीनों में कोई डिफरेंस है या तीनों बराबर के हैं? तीनों लॉन्ग रन में बराबर। ये इंडस्ट्री में कितना भी पैसा लगा सकते हैं। तो इन तीनों में फिर कौन जीतेगा? जो इंडस्ट्री के हिसाब से ऑप्टिमम आउटपुट बनाएगा, ओवरऑल डिमांड सप्लाई को मैच करते हुए आउटपुट बनाएगा। पैसे की तो तीनों पे ही कमी नहीं है, तो सबसे कम कॉस्ट में कौन बना पाएगा? जो इंडस्ट्री को मैच करेगा। और अगर तीनों ये डिफरेंट है शॉर्ट रन में, तो इन्हें एक दूसरे की होड़ करनी चाहिए या अपने हिसाब से बनाना चाहिए। अब मान लीजिए कोई छोटा दुकानदार है, कोई मॉल में दुकान लिए हुए है। अब वो छोटा दुकानदार 10,000 यूनिट बेच के अपने खर्चे निकाल लेता है, तो मॉल वाला भी 10,000 यूनिट बेचे, उसे डिफरेंट बेचना पड़ेगा। तो जब आइडेंटिकल नहीं होते तो हर एक को डिफरेंट करना होता है। इसलिए फिगर नंबर 11 में एसएससी 1, एसएससी 2, एसएससी 3 तीन तरीके के कर्व हैं। अब हम ऐसे बना लेते हैं, एसएससी 1, एसएससी 2, एसएससी 3। और मान लीजिए ये इसके लिए बेस्ट है, OA। भाई मिनिमम कॉस्ट आ रही है ना, इसके ऊपर ओवर यूटिलाइजेशन हो जाएगा। जो एसएससी 2 वाला है, क्या वो भी OA बनाए? अगर वो OA बनाएगा तो देखो उसकी कॉस्ट कितनी हाई बढ़ेगी, क्योंकि इतनी बड़ी मशीन थी, उसके बाद उन्हें क्यों कम यूनिट बनाए? तो उसे क्या करना चाहिए कॉस्ट कम करने के लिए? यूनिट ज़्यादा बनाने चाहिए। OB बनाएगा। क्या एसएससी 3 भी OB बनाए? अगर वो OB बनाएगा तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी, तो इसे क्या बनाना चाहिए? OC। तो शॉर्ट रन में ऑप्टिमम आउटपुट हर एक फर्म का अलग अलग होगा, डिफरेंट बोलेंगे, इक्वल नहीं बोलेंगे, ठीक है। हर एक फर्म का शॉर्ट रन में आउटपुट, ऑप्टिमम आउटपुट डिफरेंट होगा। अभी मैं नोट करवाता हूं पॉइंट। और एक मजे की बात देखें, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है सबके ऑप्टिमम इसके नीचे ही है। देखिए इसका यहां है, इसका यहां है। इसको अगर काट के अगर पहुंचेंगे तो अगर ये यहां आने की कोशिश करेगा तो ज्यादा हो जाएगा, ये इसको क्रॉस करेगा तो ये ज्यादा हो जाएगा। यानी इस इंटरसेक्शन पॉइंट के नीचे होते हैं। क्वेश्चन अगर आ जाता है कि अगर एसएससीज काट रहे हैं तो ऑप्टिमम आउटपुट, तो आप बोलेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट से हमेशा नीचे हो, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा? दोनों जब ऊपर जा रहे होंगे, मतलब ये यहां से हो रहा है ना, ये अभी और नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाती हुई कॉस्ट पे तो कभी भी मैं इस इंटरसेक्शन से बाहर निकलूंगा। अगर एसएससी 1 तो ऊपर चली जाएगी कॉस्ट, वो तो सही नहीं है। और एसएससी 2 अगर यहीं रुक जाएगा तो कॉस्ट अभी गिर सकती थी। तो रुकना अच्छा है या कॉस्ट गिराना अच्छा है? तो इसलिए इसको नीचे आना चाहिए और इसको भी नीचे आना चाहिए। तो इसलिए इन इंटरसेक्शन पॉइंट्स के नीचे ऑप्टिमम होता है। तो पढ़ाना हमने जो टॉपिक लिखा वो लिखा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व, जिस पे अभी एक भी बात नहीं करी, और हम समझा रहे थे अभी तक शॉर्ट रन। तो शॉर्ट रन में ऑप्टिमम कैसे डिसाइड होगा? ऑप्टिमम आउटपुट इज डिफरेंट फॉर ईच इंडस्ट्री, फॉर ईच फर्म, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स के नीचे होगा। यहाँ कहीं अगर पॉइंट लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा बातें बता के ये पॉइंट लिखे होंगे। तो आप कहीं लिख लीजिए, इन शॉर्ट रन ऑप्टिमम आउटपुट फॉर ईच फर्म इज डिफरेंट। इन शॉर्ट रन
ऑप्टिमम आउटपुट फॉर ईच फर्म इज डिफरेंट. It is decided as per the capacity of firm. It is decided as per the capacity of firm. हर फर्म की कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड होगा. बोलिए, क्लियर है? अब लॉन्ग रन में जाएंगे. लॉन्ग रन में अगर कोई पर्सन है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी भी लेवल के आउटपुट को बना सकता है भाई, क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है ना. और हमें लॉन्ग रन में ये सिखाया गया था रिटर्न टू स्केल में कि आप सारा पैसा मत ठूसिए, इंडस्ट्री की डिमांड देखते हुए देखिए. इंडस्ट्री को अगर 1,00,000 यूनिट की डिमांड है तो 1,00,000 यूनिट वाली मशीन खरीद लीजिए, 10,000 यूनिट की डिमांड है तो 10,000 वाली खरीद लीजिए, बाकी एम्प्टी फंड कहीं और डाइवर्सिफाई कर दीजिए. या लॉन्ग रन में जितने फंड है सब लगाने जरूरी है एक इंडस्ट्री में. पीछे प्रोडक्शन चैप्टर में लॉन्ग रन में बताया कि आप अपने फंड्स डाइवर्ट करते रहेंगे. अब मेरा क्वेश्चन है, मैं लॉन्ग रन में हूँ, तीनों शॉर्ट रन में थे. 9,000, 48,000, 98,000 ये तीन ये बना रहे थे. मैं लॉन्ग रन में हूँ, मुझे कौन सा बनाना चाहिए इन तीनों में आउटपुट? 9,000, 48,000, 98,000. मुझे देखना चाहिए बेस्ट क्या है. हो सकता है मैं 98,000 बनाने बैठूं और उसमें कॉस्टिंग ज़्यादा आ रही हो. भाई इनकी तो मजबूरी थी, इनको तो अगर 98,000 यूनिट नहीं बनाती तो इनकी और कॉस्ट ज़्यादा आती. बट एज पर इंडस्ट्री इतनी डिमांड ही नहीं है तो मैंने 48,000 वाली मशीन खरीद ली. अगर मुझे लगा डिमांड बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है मैं 5,00,000 यूनिट वाली मशीन खरीद लूँ. बहुत ही ज़्यादा है तो 10,00,000 वाली खरीद लूँ. बहुत ही कम है तो हो सकता है मैं 9,000, 10,000 यूनिट वाली मशीन खरीद लूँ. यानी मैं तो एडजस्ट कर सकता हूँ ना किसी भी लेवल पे. या मैं अगर मेरे लॉन्ग रन में हूँ तो सबसे ज़्यादा वाली मशीन ही खरीदूंगा. क्या कहती है अकलमंदी का डिसीजन, क्या कहेगा? वो लोग तो नाप तोल के पैसा लगाते हैं ना, कहाँ कितनी ज़रूरत है. तो फिगर नंबर 12 देखिए आप. लॉन्ग रन वाला क्या है, वो किसी भी शॉर्ट रन पे स्विच कर सकता है. अगर आप देखें तो SSC 1 से SSC 7 तक दिख रहा है. SSC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनसे बनकर LAC बना है. सो इफ यू आर ऑन LAC कर्व यू कैन स्विच ऑन एनी SSC. और प्रैक्टिकली होगा भी यही. मैं तो जो बेस्ट होगा, जो इंडस्ट्री डिमांड होगी वो बनाऊंगा मैं. अच्छा, मैं जो भी बनाऊंगा उस लेवल पे मेरी कॉस्ट, जैसे मुझे 9,000 यूनिट बनाने हैं तो मैं कौन से लेवल की मशीन खरीदूंगा? 10,000 वाली. इससे मेरा 9,000 यूनिट का कॉस्ट कैसा आएगा? मिनिमम. सपोज मुझे 48,000 यूनिट बनाने हैं, ये खरीदूंगा. इससे मेरा कॉस्ट क्या आएगा? मिनिमम. सपोज मुझे 98 बनाने तो मैं 1,00,000 वाली खरीदूंगा, मिनिमम है. इसको 9,000 वाले को 48 बनाने बना ही नहीं सकता. इस 98 वाले को 48 बनाने ये बनाएगा बट इसकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, क्योंकि ये 98 वाला तो बनाएगा तो यहाँ कहीं बनाएगा 48, तो इसकी कॉस्ट तो बहुत ऊपर आएगी. तो लॉन्ग रन वाला जब कोई भी यूनिट बनाएगा तो वो उस लेवल की कौन सी कॉस्ट अचीव कर रहा होगा? मिनिमम. लेकिन अगर शॉर्ट रन वाला इससे कम बनाएगा तो वो उस लेवल की मैक्सिमम कॉस्ट अचीव कर रहा होगा. तो इसलिए लॉन्ग रन देखें, हर एक SSC का लोएस्ट पॉइंट टच करता हुआ निकल रहा है. थोड़ा समझने की कोशिश करिए. हर एक LAC का कैसा पॉइंट टच करता हुआ जा रहा है? वो लोएस्ट. भाई अगर मैं SSC 1 वाला बनाऊंगा तो SSC 1 वाली मशीन लूंगा. SSC 2 वाला बनाना होगा तो 2 वाली लूंगा. 3 वाला होगा तो 3 वाली मशीन लूंगा. मुझे तो जो यूनिट बनाने हैं मैं उस मशीन पर स्विच कर जाऊंगा और मैं कॉस्ट. अब इसको अगर ये बनाना है तो ये तो स्विच कर ही नहीं सकता, तो ये अगर कम यूनिट बनाएगा तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी. इसको ये बनाना है तो ज़्यादा कॉस्ट आएगी. तो इसलिए बोलते हैं LAC कर्व इज अ एनवलप कर्व. एनवलप का क्या रोल होता है? टू कैरी समथिंग. तो आप एनवलप में कुछ डालेंगे और वो नीचे से निकल रहा हो तो वो एनवलप सही माना जाता है? नहीं. तो एनवलप क्या होता है? कैरी कर लेता है. तो इसने सारे SSCs को कैरी कर लिया. कोई भी SSC नीचे नहीं निकल पाया क्योंकि हर एक का लोएस्ट टच करा ना. हर एक का लोएस्ट टच करा तो सारे कर्व इसमें आ गए. तो ऐसे LAC इज अ
इज ऑल्सो कॉल्ड एनवलप कर्व। अभी मैं पीछे मार्क करा देता हूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लानिंग कर्व। मैं दिखाता हूं ये कहां पे लिखा है, ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। हाँ, ये 3.130 पे लास्ट पैराग्राफ में लिखा है प्लानिंग कर्व। लास्ट पैराग्राफ के 3.130 में एक्सप्लेनेशन ऑफ द यू शेप्ड से, मतलब 3.130 में थर्ड पैराग्राफ, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज ऑफन कॉल्ड एज प्लानिंग कर्व। प्लानिंग कर्व भी कहलाता है। एनवलप भी आपको कहीं बीच में मिल जाएगा, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में। हाँ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में एनवलप कर्व। ठीक है जी। प्लानिंग बड़ा एरिया है, जब आपके पास रिसोर्स बहुत होते हैं तो आप प्लानिंग करते हैं। शॉर्ट रन वाला रिसोर्स से ही परेशान है, क्या प्लानिंग करेगा? वो बजटिंग करेगा। बजटिंग और प्लानिंग में डिफरेंस होता है। बजटिंग, मेरे पास अवेलेबल रिसोर्स ये हैं, इन्हीं में क्या करूं। प्लानिंग, मुझे अपने आप को किस स्तर पर लेके जाना है। रिसोर्स मेरे पास बहुत है, तो अगर रिसोर्स एम्पल होते हैं तो प्लानिंग होती है, रिसोर्स लिमिटेड होते हैं तो बजटिंग होती है। लॉन्ग रन वाला क्या करेगा और शॉर्ट रन वाला क्या करेगा? ठीक है। कहते हैं ना कि छोटे छोटे जो मतलब परिवार होते हैं या मिडिल क्लास लोग जो होते हैं वो बजट बनाते हैं घर का। अमीर बजट नहीं बनाता। मुकेश अंबानी बजट बना रहा है लिख के, बोले आज कैसे कैसे खर्च करेंगे। कह रहा क्या बकवास है ये। वो तो प्लान करता है, बहुत बड़े बड़े प्लान करता है, रिसोर्स उस पर क्योंकि बहुत है। तो लॉन्ग रन वाले हमेशा प्लानिंग कर्व पर जाते हैं और शॉर्ट रन वाले हमेशा बजटिंग पर जाते हैं। ये कुछ कर्व समझ में आ रहा है? एसएससी 1 2 3 4 5 6 7। अब इनमें भी इसे बेस्ट चुनना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री, दैट इज OQ, फिगर नंबर 12। OQ इज बेस्ट। वैसे जो भी यूनिट बनाएगा उसकी कॉस्ट मिनिमम होगी, पर इसको कितने यूनिट बनाने चाहिए अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द इंडस्ट्री, वो क्या है? OQ। तो आप इस बात पर, ये यहीं पर एक चीज दिखाता हूं बस मैं आपको। एक सेकंड बस। बस एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 36 पेज 3.140 ऐसे करके रखिएगा, कर्व वाला हाथ भी रहे और ये भी, दोनों जगह पे कॉम्बिनेशन। 3.140 क्वेश्चन नंबर 36। Which of the following statement concerning the long run average cost curve is false? इनमें से लॉन्ग रन के बारे में क्या बात झूठ है? It represent the least cost input combination for producing each level of output. हर लेवल आउटपुट के लिए कॉस्ट लीस्ट खर्च करता है। ट्रू है फॉल्स है? 9000 बनाने होंगे तो 9000 की लीस्ट कॉस्ट होगी, 48 बनाने होंगे तो 48 की लीस्ट कॉस्ट होगी, 98 बनाने होंगे तो 98 की लीस्ट कॉस्ट। जो भी यूनिट बनाऊंगा उसकी कॉस्ट लीस्ट होगी, पर मुझे बनाने क्या चाहिए? वो इंडस्ट्री को देख के बनाना चाहिए था। तो ट्रू है। इट इज डिराइव फ्रॉम अ सीरीज ऑफ शॉर्ट रन। ट्रू। शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व एट मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन। जरा पॉइंट नंबर फिगर 12 पे आइए। मिनिमम पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन कौन सा है इसमें? P। P पर जो शॉर्ट रन है वो SSE 4 है। तो अब उसके बारे में कह रहा है, शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व दैट इज SSE 4 एट मिनिमम पॉइंट दैट इज P ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व रिप्रेजेंट द लीस्ट कॉस्ट प्लांट साइज फॉर ऑल लेवल। यानी यही प्लांट हर एक लेवल के लिए बेस्ट है। 9000 बनाने हो तो भी यही प्लांट लो, 10000 बनाने तो भी ये प्लांट लो, 40 बनाने तो भी ये प्लांट लो। ये तो गलत है ना, ये कैसे हो जाएगा? फिर तो कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी, ये फॉल्स हो गया। As output increases, amount of capital employed by the firm increases along with the curve. जब आप आउटपुट बढ़ाते हैं तो आप मशीनें भी बढ़ा देते हैं, यानी अपना कैपिटल भी बढ़ा देते हैं। भाई मुझे 40 से 80 पे पहुंचना है तो मैं कहूँगा 40 वाली मशीन को ही क्यों खरीदूं, 80 वाली मशीन ले लूँगा, कैपिटल लगा दूंगा।
2 लाख पे पहुंचना है तो मैं 2 लाख वाली मशीन लगा दूंगा। तो ये भी ट्रू बात है। तो फॉल्स कौन निकला फिर इसमें? सी। अब समझ में आया ये क्या कर एक्सप्लेन करना चाह रहे थे? या आउटपुट बनाने के लिए हम वही मशीन रखें, सेम ही मशीन रखें, कितना भी आउटपुट बनाना हो, तो वो तो गलत हो जाएगा। ऐसा किसे करना पड़ता है? श्योर। इसलिए उसे अपने अवेलेबल रिसोर्स में बजटिंग करनी होती है। ये लोग तो प्लानिंग वाले हैं, तो चेंज कर देंगे। प्लानिंग और बजटिंग में डिफरेंस समझ में आ गया ना? तो ये डिफिकल्ट से जो फिगर 11 और 12 लग रही थी, मुझे लगता है कि काफी हद तक समझ में आ गई होंगी आपको। अब बेटा 3.130 पे ही आइए आप जरा। इसमें लास्ट पैराग्राफ में मैं आपको बताऊं, लास्ट पैराग्राफ में लिखा है अबव फिगर डिपिक्टिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज अराइव्ड एट ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स एनालिसिस। ये जो पीछे इन्होंने ये वाली LAC दिया है, ये ट्रेडिशनल अप्रोच पर दिया है। मॉडर्न वाले क्या कहते हैं? एल शेप्ड होता है। LAC 2 तरीके का होता है, यू शेप्ड और एल शेप्ड। यू शेप्ड LAC मतलब ट्रेडिशनल लोग हैं, बताता हूं डिफरेंस क्या है। और मॉडर्न वाले कहते हैं एल शेप्ड होता है। आगे पढ़िए। दिस टाइप ऑफ कर्व कुड एग्जिस्ट ओनली व्हेन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट। यू शेप्ड कब होता है? जब टेक्नोलॉजी कांस्टेंट हो। और एल शेप्ड कब होता है? जब टेक्नोलॉजी चेंजेबल हो, चेंजिंग हो। मतलब क्या है सर? आपने जो लैपटॉप कभी 25-30 हजार रुपए के आ रहे थे, ऐसा 3-4 साल पहले आपने सुना था, आज क्या वो 8-10 हजार के रह गए? अभी भी 25-30 हजार के आ रहे हैं? है कोई 8-10 हजार में लैपटॉप अवेलेबल? हमारे ऑफिस को बहुत रिक्वायरमेंट है। टैबलेट सारी होंगी, लैपटॉप की बात कर रहा हूं मैं। सर आ जाएगा, आ जाएगा। तो जो चेंजिंग एनवायरनमेंट है, विंडोज 10 चल जाएगी उस पर। अच्छा, लैपटॉप्स क्यों चेंज करने पड़ते हैं? टेक्नोलॉजी चेंज आती है। जैसे विंडोज 10 हो गई, हर सॉफ्टवेयर विंडोज 10 से कंसर्न हो गया। विंडोज 10 हैवी है, मैंने अपने पुराने लैपटॉप में विंडोज 10 डाली, उसको सपोर्ट नहीं मिला, उतना तो उसकी GB नहीं थी, उतनी रैम नहीं थी, मेरा लैपटॉप हैंग कर गया। मैंने लोगों से पूछा, बोले अब नया खरीदना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, विंडोज 7 डाल दो। बोले तो जो सॉफ्टवेयर आप चलाना चाहते हैं वो है नहीं। ठीक है था, हमने लैपटॉप चेंज करा, 25 का आया। 3 साल पहले भी 25 का आया था। अब ये जो 25 वाला हम लैपटॉप ले आए, अब हमने कहा क्या होगा, 3-4 साल में लैपटॉप सस्ते हो जाएंगे, 8-10 हजार में मुझे लैपटॉप मिल जाएगा। अब 3 साल निकल गए, विंडोज उस समय 18 आ गई मान लीजिए, मेरा ये वाला सिस्टम बैठ गया, जबकि मैंने आज लेटेस्ट लिया था। अब क्या होगा? फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? नया लैपटॉप लेना पड़ेगा। कितने का आ रहा होगा? 25 का। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जब लगातार चेंज हो रही है तो उस टेक्नोलॉजी पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्चा हो रहा है, तो कॉस्ट कम नहीं हो सकती। आप टेक्नोलॉजी का बेनिफिट उठा लीजिए। आप कोई जो आपके मोबाइल से कोई ऐसे थोड़ी ना 200-500 रुपए में मिलने लगे। आप अपना स्पेंडिंग देखिए, आप मॉडल चेंज करते हैं बट एक्सपेंडिचर सेम है। भाई एक टाइम तक तो कॉस्ट गिरेगी। शुरू में अगर 1-1 लाख के आ रहे थे तो एक टाइम पे आके 10 हजार पे आ गए, बट 10 हजार के बाद 2 हजार पे नहीं आएंगे। इसके बाद आप जब भी चेंज करेंगे लैपटॉप, बिकॉज ऑफ मॉडर्नाइजेशन करेंगे, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन करेंगे आप चेंज, तो क्या होगा? आपका कॉस्ट कैसा रहने लगेगा? सेम। अगर टेक्नोलॉजी सेम रहे तो 3 साल बाद उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? अगर टेक्नोलॉजी सेम है तो आपने जिस टेक्नोलॉजी के लिए 3 साल पहले 25 हजार दिए थे, 3 साल बाद भी उसके लिए 25 देंगे और कम होंगे? कम होंगे। तो फिर टेक्नोलॉजी पे, फिर अगर आप टेक्नोलॉजी सेम रहती है और फिर ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं तो कॉस्टिंग बढ़ने लगेगी। टेक्नोलॉजी चेंज होने पर, क्योंकि डिमांड मार्केट में क्रिएट रहती है, यहां पे डिमांड कम होने लगती है जब टेक्नोलॉजी, भाई टेक्नोलॉजी चेंज ही नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो रही तो क्यों करूंगा मैं लैपटॉप चेंज? पहली बात तो ये बताइए, जब मैं लैपटॉप चेंज नहीं करूंगा तो आउटपुट गिर जाएगा इंडस्ट्री में। आउटपुट गिर जाएगा तो अगर पैसा लगाया आपने उस समय तो कॉस्ट क्या होने लगेगी? आपकी बढ़ने लगेगी। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, आप सारे लोगों को मैंने कंप्यूटर भेज दिया और आप ही सारे मेरे यूजर हैं केवल। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैंने इंडस्ट्री में और आउटपुट बनाया, बताइए बिकेगा या नहीं बिकेगा? आप ही यूजर हैं, टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, जो माल बेचा था उसमें आप लेंगे, तो मेरे यूजर खत्म नहीं हो रहे, यानी मेरा आउटपुट जब सेम रह रहा है तो मेरी कॉस्ट
सेम रहेगी। जब मेरा आउटपुट कम हो जाएगा तो मेरी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी। सो इफ टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, पीपल विल नॉट स्पेंड टू बाई ऑन बाइंग मोर। क्यों खरीदेंगे? जब यूनिट्स कम खरीदेंगे तो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगी? यू शेप्ड हो जाओगे। जब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो हर आदमी को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। तो यूनिट्स बढ़ते रहेंगे या बराबर रहेंगे? यूनिट बराबर रहेंगे तो कॉस्ट सेम रहेगी, इसलिए ऐसे रहेंगे। सो इफ आई एम इन लॉन्ग रन, मुझे समझना है इस इंडस्ट्री में और पैसा लगाना है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही, और पैसा लगा के लोग अपना रिप्लेस करेंगे ही नहीं। रिप्लेस नहीं करेंगे तो मैं जो और पैसा लगाऊंगा उसमें यूनिट बनेंगे नहीं और मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। सो आई शुड स्टॉप हियर। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मैं और पैसा लगा रहा हूं तो भी कोई बात नहीं है, लगातार यूनिट सेम रहेंगे और मेरी कॉस्टिंग क्या रहेगी? सेम रहेगी। ऐसा हो रहा है, लैपटॉप्स वगैरह चेंज कर देते हैं लोग 4-5 साल में, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो सब चेंज कर देते हैं क्योंकि लगातार आ जाते हैं। कोई बेसिक आपको अपने वीडियो गेम्स के लिए लेना है तो अलग बात हो गई, अदरवाइज सब चेंज हो जाते हैं। लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन बुक में दी नहीं है। बुक में सिर्फ इतना बोला है, ट्रेडिशनल में यू शेप्ड, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, और मॉडर्न में एल शेप्ड, टेक्नोलॉजी चेंजिंग। आप इसकी रीजन दे सकते हैं, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट, देन पीपल विल नॉट रिप्लेस द ओल्ड प्रोडक्ट, सेलिंग कम हो जाएगा, यूनिट्स कम बिकेंगे तो कॉस्ट हाई। टेक्नोलॉजी चेंज में हर आदमी रिप्लेस करेगा तो यूनिट लेवल हमारा सेम रहेगा, सेल। जब यूनिट लेवल सेम रहेगा तो कॉस्ट कांस्टेंट, शुरू में तो गिरेगी। जस्ट मैंने अंडरस्टैंडिंग के लिए दीजिए। एग्जाम में आ सकता है एलएसी एल शेप्ड कब होता है, तो आपको बोलना पड़ेगा मॉडर्न के टाइम में, और टेक्नोलॉजी उस समय। ये मैंने आपको बेस्ट एक्सप्लेनेशन दे दिया एलएसी का हर तरीके से। एलएसी इज ओवर। कल आपकी प्रॉब्लम्स लेते हैं, सारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स, डिस इकोनॉमिक्स का पार्ट है, कल खत्म हो जाएगा।